जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 21 जनवरी 2024 का हिंदी का पेपर 2। हिंदी का पेपर 2 की आंसर की हम लेकर आए हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी आप चेक कर लीजिए कितने 30 में से आपके कितने अंक आए थे। तो दोस्तों हिंदी पेपर 2 डिस्कस करने वाले हैं। 30 में से कितने आए कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है आपके 30 अंक में से कितने अंक आए थे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं पी नंबर का जो हमारा बुकलेट था वो हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न पत्र 2 का हिंदी का डिस्कशन करेंगे। पी जिसका भी पी कोड था वो सभी चेक कर लें कि पी कोड में कौन कौन से अंक आपके हिंदी के 30 में से कितने अंक आए थे। तो दोस्तों यहाँ पर शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए यहाँ पर आज का पहला प्रश्न था। सबसे पहले क्या दिया था, पैसेज दिया था। पैसेज में आपको हल करना था। तो पैसेज पढ़ने के बाद आपको आप सभी ने पैसेज तो पढ़ा ही होगा और पैसेज में आपने देखा होगा कि क्या छांटना है, क्या करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्रश्न का आंसर डिस्कस करेंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर था। तो देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर था। पहला प्रश्न था कि गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है। तो गद्यांश के आधार पर कहाँ क्या कहा जा सकता है, यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा था वो समझेंगे। देखिए गद्यांश के आधार पर परिवर्तन तीव्र गति से होता है, परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते, परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है, परिवर्तन अपरिपक्वता का दर्शाते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। परिवर्तन क्या है, मानव जीवन का सत्य है। अगला प्रश्न था विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक दुनिया, रूपात्मक परिवर्तन, अंधेरे युग या फिर मानव अस्तित्व। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मानव अस्तित्व। क्या हो जाएगा, मानव अस्तित्व। अगला देखिए 93 नंबर, अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा। तो अध्यात्म में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। क्या हो जाएगा, आध्यात्मिक। अगला देखिए 94 नंबर, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य क्या करे, संघर्ष रहे और विद्रोह करे, अपनी खूबियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले या फिर अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। तो उन्नति प्राप्त करने के लिए मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो अपने लक्ष्य की ओर चलता रहे। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 95 नंबर प्रश्न था कि प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था। तो यहाँ पर आदि मानवों के पास, सभी मनुष्यों के पास, सभी अज्ञानी मानवों के पास या फिर सभी अवस्थित आदि मानवों के पास। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे। इसका जो राइट आंसर है 95 नंबर का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चौथा, सभी अव्यवस्थित मानवों के पास। सभी अव्यवस्थित मानवों के पास, ये बिल्कुल इसका राइट आंसर था। सभी मानवों के पास हमारा जो था व्यवस्थित तरीका नहीं था। अगला प्रश्न देखिए 96 नंबर, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। तो यहाँ पर भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक। देखिए जो हमारा पैसेज में दिया था वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि इसमें दिया है 96 नंबर का जो दिया है वो दिया है पहला कि भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। जो पैसेज में भी दे दिया है वही आंसर हमारा राइट आंसर होगा। पैसेज के हिसाब से ही सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर है, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है। उल्लेखनीय परिवर्तन से क्या तात्पर्य है कि पुरस्कृत परिवर्तन, बड़े परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन या फिर पुस्तकों में उल्लेखित परिवर्तन। तो यहाँ पर राइट आंसर है उल्लेखनीय परिवर्तन का मतलब होता है महत्वपूर्ण परिवर्तन। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न था कि मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। 98 नंबर जो प्रश्न था, मानव शब्द में कौन सा लग सकता है। तो देखिए मानव शब्द में ई और आ लग सकते हैं, क्योंकि ई और आ लगाकर अमानवीय हम बना सकते हैं शब्द के लिए, इसलिए हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। अगला देखिए 99 नंबर, आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु डैश क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो यहाँ पर कौन से क्षेत्र में प्रगति की उसने और कौन से क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका। तो वो हमारा राइट आंसर होगा कि आदि मानव जो था उसने भौतिक क्षेत्र में तो प्रगति की परंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका, इसलिए ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर इसका था। अगला देखिए यहाँ पर ये पैसेज दिया था। ये पैसेज आप सभी ने पढ़ा है कि कट गया है शीश पर ये शीश है झुका नहीं, राही उसी का नाम जो राहों में रुका नहीं, एक दिन प्रकाश होता है कितना भी अंधकार हो, सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो। ये पैसेज आपने पढ़ा होगा। इस पैसेज का जो प्रश्न पत्र पहला था प्रश्न, उसका प्रश्न के आंसर देखेंगे। देखिए 100 नंबर जो प्रश्न था, समूह से भिन्न शब्द युग्म है।
तो देखिए शब्दों से जो भिन्न शब्द है प्रकाश अंधकार, तो प्रकाश का अपोजिट हो गया अंधकार। हार बिहार, सत्य का क्या होगा असत्य हो गया, जय का पराजय हो गया और प्रकाश का अंधकार। तो यहाँ पर यही हमारा गलत आंसर है, तो ये दूसरा नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हार का बिहार विलोम शब्द नहीं होता है, बाकी तीनों के क्या है विलोम शब्द दिए हुए हैं, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 101 नंबर पर अंधकार का प्रतीक नहीं है। अंधकार किसका प्रतीक नहीं है? तो समाधान का, बुराई का, निराशा का, चुनौतियों का। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसका? देखिए बुराई का भी, अंधकार क्या है बुराई का भी प्रतीक है, निराशा का भी है, चुनौती का भी है, लेकिन समाधान का प्रतीक नहीं है, इसलिए ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कविता में सर्वाधिक बल दिया गया है, किस पर बल दिया गया है? राह पर, प्रकाश पर, अंधकार पर या फिर सत्य पर। तो देखिए कविता में सत्य की सदा विजय होती है, तो वहाँ पर सत्य का क्या है डिस्कशन किया गया, तो सत्य ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। अगला देखिए 103 नंबर, कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है? तो कविता के अनुसार जो राही की विशेषता थी, हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, हर तरह से काम निकालना, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, हर परिस्थिति में विजयी रहना। तो यहाँ पर हमारा कविता के अनुसार कहा गया है कि हर परिस्थिति में क्या है कार्यरत रहना है, चाहे सर ही क्यों ना कट जाए। उसने कहा है कि चाहे सर ही क्यों ना कट जाए, अपनी परिस्थिति में लगातार कार्यरत रहना, अपना कार्य करते रहना। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। अगला देखिए चौथा 104 नंबर देखिए, इस कविता का मुख्य स्वर का है? देशभक्ति है, तमस है, ओज है या फिर श्रृंगार है। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पर राइट आंसर था ओज। क्या था? ओज। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए 105 नंबर, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में दुखी नहीं होना चाहिए, सिर नहीं कटना चाहिए, अंधकार नहीं होना चाहिए या फिर स्वाभिमान बना रहना चाहिए। तो कविता के अनुसार ये किसी स्थिति में क्या है स्वाभिमान बना रहना चाहिए। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर था, ऑप्शन 4। अगला देखिए 106 नंबर प्रश्न देखेंगे, ये पेडागोजी का प्रश्न यहाँ पर आ गया। पहले हमारे कंटेंट के प्रश्न थे, अब देखिए पेडागोजी। पहला प्रश्न था कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ एवं विचारों को चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है? तो देखिए पहला ऑप्शन है उच्च स्तरीय भाषा कौशल, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, समालोचनात्मक भाषा विकास। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमारा दिया है भाषा विकास, तो यही आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समालोचनात्मक भाषा विकास। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। जहाँ पर भाषा विकास की बात है समझ लेना कि वो भाषा क्या क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न 107 नंबर, अंतर्भाषिक पहचान क्या है? अंतर्भाषिक पहचान क्या है? 107 नंबर का हमारा जो राइट आंसर था वो शिक्षार्थी की ये समझ की विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं पर आधार या सम आसन है। और दूसरा है शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। तीसरा है कि शिक्षार्थी के निर्णय सहजात भाषा में कुछ और लक्ष्य भाषा में कुछ असमान होते हैं। चौथा ऑप्शन है शिक्षार्थी का ये निर्णय कि सहजात भाषा का ज्ञान द्वितीय भाषा के अधिगम में अवरोध पैदा करता है। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर जो था पहला ऑप्शन, शिक्षार्थी की ये समझ विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं पर आधारित समय आसन है। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए 108 नंबर प्रश्न, 108 नंबर हमारा प्रश्न था, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में ये कहानी समूह में सुनाएं और फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो भाषा अर्जन, परिभाषा व्यवहार, ट्रांजिशनल युग, बहुभाषिक नीति या बहुभाषा शिक्षण। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, परिभाषा व्यवहार, ट्रांस लैंग्वेजिंग। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। अगला देखिए 109 नंबर, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियाँ यानी में करवाने वाली गतिविधि करवा रही है। जो जोड़ी में करवा रही है वो गतिविधि जिसने सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर एक काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ी पर पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ी पर दूसरा वाक्य लिखती है। अब दूसरी जोड़ी दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ी दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं, बाद में मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं।
अपने लिखे हुए, खुद के लिखे हुए की तुलना करते हैं, यानी सुनकर वो लिखते हैं। तो इस विधि को क्या कहेंगे? तो पारस्परिक श्रुतलेख कहेंगे, पारस्परिक लेखन कहेंगे, पारस्परिक श्रवण कहेंगे, या वाक्य श्रुतलेख। तो इसके लिए वाक्य श्रुतलेख तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे और पारस्परिक श्रुतलेख भी नहीं करेंगे। तो पारस्परिक श्रवण नहीं, तो ये क्या है, उन्हें पारस्परिक लेखन हो गया, यानी यार उनका सुनकर उन्होंने कहानी को और लिखा है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर होएगा, पारस्परिक लेखन। अगला देखिए 110 नंबर, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से पढ़ती है, इस पठन को आप क्या कहेंगे? अध्ययन कौशल कहेंगे, समालोचनात्मक चिंतन कहेंगे, या सरसरी और तौर पर पठन कहेंगे, या फिर बारीकी से पठन कहेंगे? जब वो विशिष्ट जानकारी ज्ञात करने के लिए समाचार पत्र को पढ़ रही है तो वहाँ पर कहेंगे हम बारीकी से पठन, बारीकी से पठन। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। अगला देखिए 111 नंबर, व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? भाषा और संस्कृति को जानना, ये जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्व को कैसे किया जाता है, या फिर व्याकरणिक तत्व के बारे में ज्ञान, या फिर व्याकरण तत्व के नियमों को जानना। तो यहाँ पर हमारा जो 111 का जो राइट आंसर हमारा था वो था दूसरा ऑप्शन। क्या था? दूसरा ऑप्शन, ये जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था आपका। अगला देखिए 12 नंबर जो प्रश्न था, 112 नंबर, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु में मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है और विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है, तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ को अब कौन सा कथन सही होगा? तो देखिए इसका जो राइट आंसर था 112 का राइट आंसर हमारा था दूसरा ऑप्शन। पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन कहलाता है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आती है, इसलिए ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल राइट आंसर था इस प्रश्न का, 112 नंबर का। अगला देखिए 113 नंबर प्रश्न, कि कोझिकोडी के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान से दूसरे के क्षेत्र में बोली जा रही मलयालम थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? तो देखिए ये 2 विभिन्न भाषाएं हैं। मलयालम के 2 प्रकार हैं, मलयालम की क्षेत्रीय बोली है, मलयालम की सामाजिक बोली है। तो देखिए जो भाषा मलयालम ही बोली जा रही है लेकिन अलग अलग क्षेत्र में क्या है, अलग अलग तरह बोली जाती है, थोड़ी सी भिन्न होती है, तो उसको बोलते हैं मलयालम की क्षेत्रीय बोली है। वो क्या है? मलयालम की क्षेत्रीय बोली है, इसलिए ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मलयालम की क्षेत्रीय बोली। सामाजिक बोली नहीं है, मलयालम 2 प्रकार की भी नहीं है, अलग अलग भाषा भी नहीं है, तो क्या मलयालम की क्या है? क्षेत्रीय बोली है। 114 नंबर देखिए, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन हमारा सही है? देखिए त्रिभाषा सूत्र, मातृभाषा घर की भाषा अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, अंग्रेजी हिंदी घर की भाषा स्थानीय भाषा और प्रथम भाषा के रूप में, मातृभाषा घर की भाषा हिंदी भाषा प्रथम भाषा के रूप में। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो था वो था हमारा दूसरा ऑप्शन। क्या था? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था। सबसे पहले मातृभाषा, उसके बाद घर की हमारी जो भाषा होती है, उसके बाद क्षेत्र की भाषा प्रथम भाषा के रूप में जाना जाता है, जो हमारे आसपास के लोगों में क्षेत्र में बोली जाती है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। अगला देखिए 115 नंबर प्रश्न था। देखिए नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों के करने के लिए दिया जाता है। पता लगाएं कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। तो देखिए निम्नलिखित शब्दों को संबंधित शब्द और वाक्यों का पता लगाइए। परिवार, संबंध और भावनाएं। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? शब्दजाल कहेंगे, थीम आधारित शब्दावली कहेंगे, शब्द समूह कहेंगे, या फिर समूह शब्दावली कहेंगे। देखिए शब्दजाल तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे और शब्द समूह भी नहीं कहेंगे, तो ये ऑप्शन तो दोनों हमारे गलत हैं। समूह शब्दावली भी नहीं कहेंगे, तो ऑप्शन इसका 2 बिल्कुल राइट आंसर होगा, थीम आधारित शब्दावली। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर था। अगला देखिए 116 नंबर, शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थियों विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम का समूह गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को आप क्या कहेंगे? तो इस विधि के लिए हम कहेंगे 116 नंबर का हमारा जो राइट आंसर का वो होगा संरचनात्मक उपागम। क्या हो जाएगा? संरचनात्मक उपागम। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर 116 नंबर का था। अगला देखिए 117 नंबर, वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतर्क्रिया के लिए करते हैं? तो अंतर्वैयक्तिक भाषा निपुणता, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, बुनियादी संप्रेषण कौशल। जहाँ पर संप्रेषण कौशल की बात हो जाए तो वही आंसर हमारा राइट आंसर होगा BICS।
बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर था। अगला प्रश्न देखिए 118 नंबर, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? तो उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं, या फिर उन विद्यार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, या फिर उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ विद्यार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की ज़रूरत है, या फिर ऑप्शन 4 उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम उक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने में की ज़रूरत है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल 4 राइट आंसर होगा। अगला देखिए 119 और 20, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? यहाँ पर निगेटिव पूछा है। तो संकेत भाषा में व्याकरण होती है, संकेत भाषा के बहुत से प्रकार होते हैं, संकेत भाषा प्राकृतिक भाषा, या संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। तो संकेत भाषा हमारी जो होती है उसकी व्याकरण नहीं होती है। यहाँ पर क्या राइट आंसर है? तो 119 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, संकेत जो भाषा की व्याकरण नहीं होती है, भाषा की कोई व्याकरण नहीं होती, यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर। नेगेटिव आंसर की पूछा था। देखिए भाषा के हमारा व्याकरण होता है इसलिए हमारा वो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जब नहीं की बात हो रही है तो यही हमारा नेगेटिव आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए 120 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? तो आनंद के लिए पढ़ना, या फिर सराहना बोध के लिए पठन, या फिर बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, या फिर व्याकरण अधिगम के लिए पठन। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा जो था वो तीसरा ऑप्शन था, बहिर्वेशन एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन। तो ये हमारे 120 तक के हमारे जो 91 से 120 तक हमारे प्रश्न शुरू हुए थे हिंदी भाषा लैंग्वेज फर्स्ट में। तो आप सभी के आंसर मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। आपने चेक कर लिया होगा कि 30 में से आप सभी के कितने नंबर आए, 30 में से कितने नंबर आए वो चेक कर लीजिएगा। और देखिए कोई भी प्रश्न का आंसर यहाँ पर अगर आपको गलत दिखाई देगा तो जब हमारा सीटेट जो हमारा आंसर की देगा उस सीटेट की आंसर की के हिसाब से 1-2 प्रश्न का अगर क्वेश्चन अदला बदली होता है तो आप उस समय चेक कर लेंगे। बाकी हमारे ये 120 तक जो आंसर हमने 30 क्वेश्चन के दिए हैं बिल्कुल राइट आंसर हैं, लेकिन सीटेट अपने हिसाब से भी कुछ प्रश्नों के आंसर रखता है, इसलिए मैं कह नहीं सकता हूं कि 1-2 आंसर क्या है आपके चेंज भी हो सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ आया होगा और 30 में से अंक आपको पता चल गए होंगे कितने अंक किए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।